नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की पेशकश। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की, क्योंकि उसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और कांग्रेस अपने कैंपेन को अगले स्टेप पर ले जाती हुई दिख रही है। प्रियंका गांधी मोतिहारी पहुंची थी, वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, महिलाओं से बात की और उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी महिलाओं को पैसे क्यों दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कांग्रेस इस बार का जो चुनाव है उसको लेकर के जिस तरीके से सक्रिय है और जो उसके सहयोगी हैं उनको लेकर के जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव को लीड कर रही है। हमारे साथ विश्व दीपक जी हैं और बिहार को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इस समय वो लगातार लिख रहे हैं। और नेशनल हेराल्ड में उनकी एक हेडलाइन है, इट्स अ मंडल 2.0 मोमेंट इन बिहार। तो हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों है और वो ऐसा किन कारणों की वजह से सोच रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका। और पहला सवाल यही है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मंडल 2.0 मोमेंट है बिहार में। बहुत शुक्रिया नंदलाल जी। देखिए, इसके थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा आपको, इससे पहले कि हम लोग ये बात करें कि ये मंडल 2.0 इसको मैं क्यों कह रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कुछ समय पहले एक गैदरिंग में उन्होंने ये बात कहा था कि, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था कि इसके पीछे तीन वजह हैं। इसको थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर फिलहाल मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि राहुल गांधी कुछ बात से, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, हम मुझे पर्सनली उन्होंने कहा कि पर्सनली मुझे जो है ओबीसी के मुद्दे को समझने में थोड़ी सी देर हुई। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में, भारत के समाज में जो दलितों का शोषण है, उत्पीड़न है, उसको तो हम लोग समझते थे पहले से ही। उन्होंने नाम लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, ज्योतिबा फुले की वजह से दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे पर बातचीत होती रही है और बड़ी प्रमुखता से उसको सामने लाया गया है और उसको दूर करने के भी प्रयास हुए हैं, उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि पर्सनली मुझे, हो सकता है पार्टी में बहुत सारे लोगों को इसकी समझ रही हो, लेकिन मुझे पर्सनली थोड़ा सा ओबीसी के मुद्दे को समझने में हमें देरी हुई, लेकिन अब इस देरी को मैं ठीक करूंगा। और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। इसको हम लोग ठीक करेंगे और आगे हमारी जो पार्टी है, उसकी जो पॉलिसी है, उसके जो प्रोग्राम है, उसमें आपको इसकी झलक दिखाई पड़ेगी। ये बात उन्होंने एक गैदरिंग में सार्वजनिक रूप से पब्लिकली स्वीकार की थी। तो राहुल गांधी के इस जो कॉन्फेशन, एक तरीके से आप कह सकते हैं, इसको आप कांग्रेस पार्टी की इतिहास के बरक्स उठा करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसे मंडल 2.0 क्यों कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की 92 में, 90 के दशक में, तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय एक तरीके से इसका कह सकते हैं कि आप इसका विरोध तो बहुत प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, पर सैद्धांतिक रूप से इससे कांग्रेस पार्टी की असहमति रही। और कांग्रेस पार्टी ने इससे एक तरीके से अपने आप से एक दूरी बना रखी थी इस पूरे आंदोलन से। और आप देखते हैं कि 90 के दशक बीतते बीतते कांग्रेस पार्टी हिंदी हार्टलैंड से, देश के जो बड़े राज्य हैं जहां पे की पिछड़ों की बड़ी आबादी रहती है, वहां से धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का सफाया होने लगा और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर चली गई। तो आप आज अगर कांग्रेस पार्टी को ये रियलाइजेशन है, राहुल गांधी के इस कन्फ्यूजन को आप देखिए, तो आप इसको कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से रियलाइजेशन भी कह सकते हैं कि हमें जो है, कहाँ पे हम लोग मंडल कमीशन की वो जो मांग थी, वो केवल मांग नहीं थी, सतह पे उसको लागू किया गया, ये बात सही है, एक प्रोग्राम लागू किया गया, लेकिन समाज के अंदर जो एक खदबदाहट थी, उसको समझने में हमसे कहाँ से भूल हुई। तो कांग्रेस पार्टी की वो ऐतिहासिक भूल, फिर मंडल कमीशन का लागू होना, हिंदी हार्टलैंड से कांग्रेस का बाहर जाना सत्ता से, और लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहना, फिर राहुल गांधी का यह कहना, ये कन्फेस करना कि हमें खुद पर्सनली ओबीसी के मुद्दे को समझने में भूल हुई, और फिर बिहार में जाकर के ये जो ईबीसी सम्मेलन में वो जो 10 पॉइंट रेजोल्यूशन है, उसको जो है अनवील करना, उसको रिलीज करना, 10 सूत्री घोषणा पत्र ईबीसी समुदाय को टारगेट करते हुए। तो ये तमाम चीजें बताता है कि मंडल आयोग की, मंडल कमीशन की जो भूमिका थी समाज में, उसका जो पहला पार्ट था वो तो लागू हो गया, और कांग्रेस उस दौर से एक तरीके से कह सकते हैं कि आप किनारे पे रही। लेकिन अब कांग्रेस, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस उस पूरे समझ को, उस पूरे मोमेंटम को लीड कर रही है, और इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है, और उस मंडल टू कमीशन की जो अधूरे काम है उसको पूरा करने के लिए जो उन्होंने एक 10 सूत्री कार्यक्रम अनवेल किया, जिसको पटना रेजोल्यूशन के, पटना प्रस्ताव के नाम से लोग जानते हैं, वो एक तरीके से मंडल 2.0 है। इसीलिए इसी सेंस में है वो, क्योंकि वो मंडल कमीशन का जो काम अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने की दिशा में किसी भी देश की पॉलिटिकल पार्टी द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम है, ऐतिहासिक कदम इसको आप कह सकते हैं।
मैं शायद हो सकता है कि मेरी समझ या मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहा हूँ। आप इसको करेक्ट करिएगा अगर आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं है। भारत के समाज में जो है पिछड़ों में एक बात की गफलत रही है हमेशा से कि वे दलितों से अलग हैं। और जब आप ये बात कांग्रेस कह रही है कि हम आपके लिए कानून बनाएंगे जैसे SC ST एक्ट है और आप पे जो जुल्म होता रहा है तो हम आपको न्याय देंगे, क्या कांग्रेस अब अति पिछड़ों को, जो आपने जिक्र किया हुआ है, नोनिया धानों को, ये जो समाज है, इनको बता रही है कि आप इस मनुवादी व्यवस्था में दलितों से अलग नहीं है? क्या उनके अंदर आ, ये तरीके से जगाने की कोशिश है? देखिए इसके दो तीन तरीके से इसको देखा जाना चाहिए इस चीज को। एक तो अगर आप इसको पॉलिटिकली देखें, मैं सबसे पहले पॉलिटिकल की बात करता हूँ। अगर आप पॉलिटिकली देखें, हालांकि आपका जो सवाल है वो बहुत हद तक समाज से जुड़ा हुआ है, सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन पहले इसको पॉलिटिकली इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको पॉलिटिकल प्रिज्म से देखते हैं तो बिहार में जो ईबीसी समुदाय है, जो कि ओबीसी का ही एक चंक है, ओबीसी का ही एक हिस्सा है, उसी का एक सब डिवीजन आप इसको कह सकते हैं। वो तकरीबन बिहार की जनगणना के मुताबिक ही तकरीबन वो 36% है, 36.1% शायद उसका टोटल पॉपुलेशन है। तो पॉलिटिकली अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा चंक है आबादी का, जो कि ईबीसी है, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है। तो मंडल कमीशन के द्वारा जो ओबीसी का उत्थान तो हुआ, उनको शैक्षणिक उत्थान हुआ, उनका राजनीतिक उत्थान हुआ, उनका आर्थिक उत्थान हुआ, लेकिन उसी का एक जो हिस्सा था जो कि पीछे रह गया था, वो है ईबीसी, जो कि 36% है बिहार की पॉपुलेशन का। तो पॉलिटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से अपने रेजोल्यूशन के द्वारा एड्रेस किया। एक बात। अब आती है दूसरी बात, जहां तक कि जो ओबीसी पॉलिटिक्स के अंदर के जो अंतर विरोध हैं। आपको जो सवाल है बेसिकली वो ये है कि ओबीसी पॉलिटिक्स के अंदर के भी कुछ अंतर विरोध हैं, और ये इसको एक लीनियर, एक रेखी तरीके से खारिज कह के खारिज कर देना कि मनवादी व्यवस्था या ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये बहुत आप देखेंगे कि प्रायोगिक रूप से जब आप इसको देखते हैं तो आप पाते हैं कि बिहार में या हिंदी हार्टलैंड में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे कि ओबीसी और ईबीसी के बीच भी जाति टकराव देखने को आपको मिलते हैं। तो उस हिसाब से कांग्रेस ने एक तरीके से उस जो सोशियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन है हमारे समाज की, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की है। ये तबका ऐसा है, आप देखिए कि ये सबसे ज्यादा पॉलिटिकली लेस रिप्रेजेंटेटेड है। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ईबीसी के लोग बहुत कम पावरफुल हैं, दबंग नहीं होते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता है, ये एकजुट नहीं होते हैं। जंग तो बहुत बड़ा है 36%, लेकिन आपको पता होगा कि इसमें 115 जातियां हैं, 115 से 16 जातियां हैं जो मिलकर के 36% बनाती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे कि ओबीसी का एक बहुत बड़ा चंक है, जैसे मान लीजिए अगर आप यादवों को ही लेते हैं तो बिहार में अकेले वो 14% बनाते हैं, 14% के आसपास बनाते हैं, ज्यादा ही हो सकता बनाते हैं, 16-17 भी कहीं कहीं बनाते हैं। तो ये बहुत, इनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बहुत कम है, एजुकेशन में काफी कम है, इनकी आबादी भी काफी कम है, 1%, 2%, 4%, 10%। 10% तो खैर बहुत नहीं है, किसी की नहीं है, मेरे ख्याल से 1% से लेकर के 3 से 4% के बीच में सारे लोगों की आबादी है। तो कांग्रेस ने एक तरीके से इनको सोशियोलॉजी, इनका जो समाज में जो एक फॉल्ट लाइन है उसको भी एक तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की है कि नहीं, हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे और हम आपको सुरक्षा भी देंगे। और इस सुरक्षा की जो 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 एक जो आप इसको, जैसे कि मैं गया था बिहार में तो मैंने बात की, तो सबसे जो दिलचस्प बात है, यहाँ पर लोग नहीं जानते हैं कि आप जाएंगे जब बिहार में या ऐसे, आप तो चूंकि झारखंड में तो आप जानते होंगे कि वहां पे ओबीसी और ईबीसी के बीच भी बहुत तरह के जाति टकराव देखने को मिलते हैं। और वहां पे ईबीसी का जो दमन है, वहां पे आप पाएंगे, बहुत सारी जगहों पे आप पाएंगे, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कि जो अक्यूज होते हैं वो पावरफुल ओबीसी दमन जातियां होती हैं। तो बेसिकली उसको एड्रेस करने के लिए ये लोग जो है क्या उसका एक एट्रोसिटी एक्ट लेकर के आ रहे हैं, और इसमें इस एक्ट को बनवाने में आरजेडी की बहुत ज्यादा सहमति है। इनफैक्ट आरजेडी की तरफ से ही ये प्रस्ताव आया था और वो लोग इस बात को पूरी तरह से सहमत हैं कि एक ऐसा एक्ट होना चाहिए SC ST की तरह, जिसमें से कि ईबीसी को भी एक तरीके से समाज में सुरक्षा मिले, प्रोटेक्शन मिले। तो ये जो फॉल्ट लाइन है समाज के अंदर, इसको भी कांग्रेस ने एक तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की है। और आप बाकी जो इसके रिकमेंडेशन से आप देखें कि उनको जमीन देने की बात की है, 3 डिसमिल जमीन शहरी क्षेत्रों में काफी मायने रखती है, क्योंकि काफी हद तक बड़ी आबादी जो है भूमिहीन है, उनके लिए एक कमीशन बनाने की बात की गई है। एजुकेशन, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें 50% रिजर्वेशन की बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके बहुत दूरगामी असर हो सकते हैं, वो है कि 25 करोड़ के जो सरकारी ठेके उसमें से 50% ईबीसी को दिया जाएगा।
ये तमाम जो प्रपोजल्स हैं ये उस फॉल्ट लाइन को भी दूर करने की कोशिश की दिशा में एक प्रयास है। एक्चुअली सर, मैं इसलिए कह रहा था कि आपने कहा कि ये सोशियोलॉजी का सवाल है। दरअसल कांग्रेस का अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र तो बहुत अच्छा है। हम्म। अल्टीमेटली आपको समाज के बीच जाना है और बिल्कुल आपको बताना है कि संविधान खतरे में है, आपका वोटर का अधिकार खतरे में है, आपके साथ जुल्म होता है। ये जो काम है, मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब उस मोमेंटम पे पहुंच गई है, या उसके पास वो आ, मतलब आप कह सकते हैं संगठन, आप कह सकते हैं कि वो फॉर्मूला जिसके जरिए वो इस एक बटे हुए 36% के वोट के चंक को जोड़ सके अपने साथ। अभी तक आप जो है देखते थे, नीतीश कुमार जो है अति पिछड़ा महादलित के नाम पर राजनीति करते थे, दलितों में भी एक महादलित बना करके, जैसे ओबीसी ईबीसी का जो कॉन्सेप्ट है। क्या ये अब उस मोमेंटम में आ गई है कांग्रेस की इसको जोड़ सके अपने साथ, और क्या बिल्कुल न्याय संकल्प पत्र है ये उसी की दिशा में कदम है? इसको थोड़ा बिल्कुल, ये समझाएं। उसी की दिशा में कदम है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेसिकली कांग्रेस ने नीतीश कुमार की, देखिए नीतीश कुमार की जो पूरी पॉलिटिक्स है बिहार की, और उनके 20 सालों का जो उनका, जिसको सुशासन कहते हैं, 20 सालों से जो वो सत्ता में, उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट पिलर हैं। नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स को अगर आप डिकोड करेंगे तो दो चीजें आपको बहुत प्रमुखता से नजर आएंगी। एक कि महिला वोट बैंक, और दूसरा ईबीसी वोट बैंक। ये जो दो बड़े इंपॉर्टेंट पिलर है नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के, ये दोनों मजबूती से उसके साथ कमोवेश बने रहे उनकी पॉलिटिक्स के साथ। मुझे याद है कि जब नीतीश कुमार पहली या दूसरी बार आए थे तो उन्होंने बच्चियों को बड़ी मात्रा में साइकिल बांटी थे और बच्चियां बहुत बड़े पैमाने पर स्कूल जाना शुरू किया था। फिर उन्होंने पंचायतों में 20% 30% कुछ रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को दिया, ईबीसी को भी दिया। तो ये तमाम बड़े उनके प्रोग्रेसिव स्टेप्स थे जिनकी वजह से एक बड़ा चंक जो है उनके साथ बना रहा। कांग्रेस ने क्या किया है कि इन दोनों वर्गों को टारगेट करते हुए, आपने भी प्रियंका गांधी का जिक्र किया, और कल उन्होंने जो मीटिंग किया था वहां पर मोतिहारी में, उसके पहले पटना के सदर रखा था आश्रम में, उन्होंने वहां पर जाकर के महिलाओं से जो बातचीत की, उस महिला जो पिलर है, महिला वाला जो वोट बैंक का पिलर है नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का, वो प्लस ईबीसी, इन दोनों को कांग्रेस वहां पे टारगेट कर रही है। और इसके पीछे सोच ये है कि कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी, इन तीनों पार्टियों का जो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है। आप देखिए कि आरजेडी के पास एक जिसको हम एमवाई कहते हैं, वो चंक उनके पास ऑलरेडी है। कांग्रेस का अपना एक चंक ऑलरेडी है, अपने पास ऑलरेडी है। वीआईपी भी कुछ लेकर के ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव जीतने के लिए भी जो एक थोड़ा सा हमें जो एडिशन चाहिए, जो कुछ 2-4% का हमें आप कह सकते हैं कि कमी हो रही थी, वो ईबीसी से निकालने की कोशिश है यहाँ पर। तो कांग्रेस उस पूरी स्थिति में है, उस पूरी हैसियत में है। और राहुल गांधी ने जो ये वोट अधिकार यात्रा की है, इससे बड़ी इसका बड़ा असर हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में भी। वो एक तरह से मोबिलाइजेशन हुआ है, कांग्रेस के प्रति लोगों में ट्रैक्शन बढ़ा है और एक भरोसा बढ़ा है। और ऐसा लगा है कि इस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, वो बिहार को उसने छोड़ नहीं दिया है, वो बिहार पे फिर से फोकस कर रही है, ध्यान दे रही है, और बिहार में जो उसका आधार था, सामाजिक आधार, उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रही है। आपने लिखा है कि जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र है, वो वहां पर कहा गया था कि इसको ईबीसी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, एनजीओ जो हैं, उनके साथ एक तरीके से बातचीत करके उनके सलाह कंसल्टेशन, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बनाया गया है। तो क्या ये वो एनजीओ और संगठन हैं जो चुनाव के टाइम जो है जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि आपके हक की बात हो रही है? क्या इस लेवल पर मोबिलाइजेशन है ग्राउंड? देखिए अगर आप कांग्रेस पार्टी, इसमें से दो चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये, अगर मैं इससे पहले थोड़ी सी में आते हैं, तो आप देखिए कि जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन प्रधानमंत्री थे, तो इस देश में 5-6 बड़े ऐसे प्रो पीपुल कानून बनाए गए, एक्ट लाए गए, जिन्होंने इस देश में बड़ा बदलाव किया। उसमें से एक था कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, और मनरेगा का अधिकार, है ना, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार। ये तमाम बहुत ऐसे कानून थे जिन्होंने समाज में, हमारे और राजनीति में आमूलचूल बदलाव किया, जिसकी जो आप कह सकते हैं जिसको कि उन्होंने बुनियादी बदलाव किया। तो कांग्रेस की एक तरह से कह सकते हैं आप, उनकी पॉलिटिक्स का ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सेगमेंट है। वो समाज से कंसल्टेशन करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जब ये कहती है कि हमने, राहुल गांधी ने जब उसको एड्रेस, उस सम्मेलन को एड्रेस किया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम नहीं बना रहे हैं, ये आपका विजन है,
जिसे हम आपके सामने जो है पेश कर रहे हैं। और उन्होंने नाम लिया कि देखो तुम हमसे मिलने आए थे, उन्होंने किसी को पॉइंट आउट किया कि देखो तुम हमसे मिलने आए थे, तुमने हमें क्या कहा था, और जो तुमने हमें कहा था हमने उसको इसमें शामिल किया। तो बेसिकली यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एक तीन चीजें समझने की है। एक, कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिक्स है ये उसका हिस्सा है कि समाज के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे वो डिस्कशन करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसका जो नतीजा निकलता है उसको अपने प्रोग्राम में, पॉलिसीज में उसको वो इंप्लीमेंट करते हैं। और याद से नहीं है, ये महात्मा गांधी के टाइम से है। तो कांग्रेस की जो पॉलिटिकल लेगेसी है यहाँ पे एक चीज को तो ये समझ में आती है। दूसरी चीज ये है जो राहुल गांधी ने उस दिन स्पष्ट किया, और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी फैसला अगर जनता के लिए लिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से उसको थोप दिया जाता है। वहां पे वो ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं देखिए ये हम आपके ऊपर थोप नहीं रहे हैं, ये जो विजन है, ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे बातचीत के बाद, कंसल्टेशन के बाद ही तैयार किया गया है। और मैं कई लोगों को जानता हूं जो कि जो इस प्रक्रिया में शामिल रहे, जो कि समर्ण नहीं है, जो कि ओबीसी नहीं है, जो कि पावरफुल नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के सर्किल में हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, और उनकी चिंताओं को, उनके कंसर्न्स पे बात करके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आरजेडी के लोग इसमें उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है। आरजेडी को आमतौर पर बिहार में राइट विंग के लोग उसको दलितों का विरोधी के तौर पे पेश करते हैं या ईबीसी के विरोधी के तौर पे, लेकिन आरजेडी के लोगों ने इस पे बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया है इस पूरे प्रपोजल में, इस 10 सूत्री संकल्प पत्र में। तो एक तरीके से कांग्रेस ने का ये पूरी इसके पीछे ये थिंकिंग है इसकी, और स्टेक होल्डर से बातचीत की गई है। बिल्कुल। ये हमने कई मौकों पर देखा है, 2024 के चुनाव में भी हमने देखा था कि कांग्रेस लगातार लोगों से बातचीत कर रही थी। मेरा सवाल इसमें थोड़ा सा, अब इसको महिला वोट को लेकर के जो मारामारी चल रही है बिहार में, और कांग्रेस भी अपनी तरफ से महिला वोट को जगाने की कोशिश कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मंडल 2.0 का क्या ये पार्ट है, या ये मंडल 2.0 प्लस महिला वोट है? देखिए असल में अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स मतलब थोड़ा सा देखें पिछले 10-20 सालों में, तो आप पाएंगे कि जो महिला है वो एक अलग ही वोट बैंक के तौर पर उभर के सामने आई है। वो हमारे देश की उनको आधी प्लस है या उसके इंक्लूड है कि नहीं है? नहीं, ये मतलब इसको आप दोनों तरीकों से समझ सकते हैं। एक कि ये मंडल 2.0 के अंदर की भी मतलब एक लेयर इसकी बनती है, एक इसका कुछ हिस्सा बनता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो पूरे देश में महिलाएं जो है एक अलग ही वोट बैंक के रूप में उभर करके सामने आई हैं, जिसको कि टारगेट करने की कोशिश जो है हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। आप मध्य प्रदेश में देखें तो चुनाव के ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना निकाल करके और 3 किस्तें डाल करके उन्होंने महिलाओं को अपनी तरफ लुभाया और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। यही हाल हमको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगर आप कर्नाटक में जाएं तो वहां पे कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी संख्या में जो है महिला वोट बैंक को के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली, जिसका उन्हें जो है चुनाव में फायदा भी मिला, जैसे कि फ्री बस राइड देना और उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, स्कॉलरशिप्स देना, तमाम चीजें करना। तो ये एक अलग वोट बैंक के तौर पे ये जो चंक है ये विकसित हो चुका है। लेकिन हाँ, विद इन मंडल फ्रेम जो है, मंडल पॉलिटिक्स का जो फ्रेम है उसके अंदर भी एक बड़ा चंक है महिलाओं को। इसीलिए आप देखेंगे इसको दोनों तरीकों से एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ की प्रियंका गांधी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, एनजीओ वाली महिलाएं हैं, उनसे मिलने की कोशिशें कर रही हैं, उनसे मिलती हैं। तो वहीं पे फिर जो संकल्प पत्र में ये भी कहा जाता है कि भाई हम आप जो है अलग से जमीनें देंगे आपके लिए, एक जो है एक सिस्टमेटिक अपलिफ्टमेंट की कोशिश। देखिए यहाँ पे एक बड़ा फर्क है कांग्रेस की सोच में और बीजेपी की सोच में। वो ये है कि कांग्रेस की या जो भी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं वो जनता की जिंदगी में एक स्ट्रक्चरल बदलाव की कोशिश करते हैं। हाँ, जिसको कहते हैं कि स्ट्रक्चरल वेलफेयरिज्म की बात की जाती है, जहाँ पे कि कुछ बुनियादी बदलाव की बात होती है। और वहीं पे क्या होता है कि मोदी जी जाते हैं और एक दिन में 10,000 रुपए आपके खाते में डाल देते हैं। अब वो 10,000 रुपए आपके कहाँ जाएंगे, कौन खाएगा, उसको कोई दारू पी लेगा या उसको झगड़े कोई मतलब उधार चुकाने में लगा देगा, एक डिफरेंट चीज है। तो ये फर्क है यहाँ पे, और एक महिलाओं का जो एक वोट बैंक डेवलप हुआ है उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। जैसे अगर हम ईबीसी की बात करें, अगर थोड़ा सा वोटिंग के हिसाब से, जो वोटिंग पैटर्न है उसके हिसाब से, तो आपने लिखा है कि 2015 में जो है जब चुनाव हुआ था तो ईबीसी का एक बड़ा चंक 55% महागठबंधन के साथ गया था। उस चुनाव में नीतीश कुमार जो है महागठबंधन के साथ थे। और उसके बाद जो है आप मतलब उसके अलग चुनाव को देखें 2010 और 2020 में भी, तो वो एनडीए के पक्ष में गया है। यानी कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे
तो महागठबंधन के साथ आया, यानी नीतीश कुमार एक फैक्टर है। लेकिन मेरा ये पूछना है कि क्या 2025 में नीतीश कुमार इतना कमजोर हो चुके हैं कि ईवीसी अब एनडीए के साथ नहीं जाएगा, या जाएगा तो कितना जाएगा, आपको क्या लग रहा है, जबकि चुनाव बहुत अब ही बिहार में है? बहुत ही शानदार सवाल है आपका। और देखिए नीतीश कुमार की जो मैंने जैसा कि शुरू में कहा, नीतीश कुमार फिनोमिनन को अगर आप पढ़ें, उसका स्टडी करें, तो आप पाएंगे कि उनकी सफलता के मुख्य दो आधार हैं बिहार में। आप देखिए कि बिहार की पॉलिटिक्स 90 के दशक में उसको डोमिनेट कर रहे थे लालू प्रसाद यादव, या जो कि आप कह सकते हैं कि समाजवादी धड़े के अंदर के ही जो आरजेडी या बेसिकली एमवाई कॉम्बिनेशन बना करके उन्होंने उसको रूल किया, डोमिनेट किया उसको। उसके बाद उसमें एक नया बदलाव आया कि उसी पॉलिटिक्स के भीतर से, उसी पॉलिटिक्स के सोशलिस्ट फ्रेमवर्क जो पॉलिटिक्स थे, उसी के भीतर से ओबीसी के अंदर से ही एक ऐसा समूह खड़ा हुआ जिसे लगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है और हम पीछे हैं। नीतीश कुमार ने उसको टारगेट किया, उसको एड्रेस किया, और वो उसके सपोर्ट लेकर के वो आगे आया, और वो बीजेपी की सपोर्ट से वो वहां पे लगातार अपनी उनकी पॉलिटिक्स बनी रही, और मजबूत उनका जो है ये सोशल बेस उनका जो है कमोबेश बना रहा। देखिए इसीलिए जो आप कह रहे हैं ना वो सच बात है। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ रहे तो वो आरजेडी के साथ को वोट गया, जब वो इधर आए तो वो वोट इनके साथ इधर चला आया, तो कमोबेश उनका जो है सोशल बेस बना रहा, वो जो जो उन्होंने फॉर्म किया था। लेकिन अभी क्या है कि अभी जेडीयू की स्थिति कमजोर है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कमजोर है, पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर है, और प्लस जो पिछले कह सकते हैं कि आप 10 सालों में जो राइज ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से भी ये सारी चीजें कमजोर हुई हैं। तो ये जो चंक है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये खुला हुआ है, और जो इसकी बात करेगा, जो इनके साथ चलेगा, वो ये उधर जाने की मतलब उसके साथ ही जा सकते हैं। तो एक तरीके से ये वैक्यूम है, इसको भरने की कोशिश हो रही है। अब मैं पढ़ रहा था जब आपको, तो मैंने देखा कि आपने जब जो मेंशन किया हुआ है, तो उसमें नोनिया, धानुक और जो तमाम अलग समाज के लोग हैं जिनकी चर्चा भी नहीं होती है। जब हम सामाजिक न्याय की राजनीति की बात करते हैं तो उनकी चर्चा नहीं होती। दलित का एक बड़ा वर्ग आ जाता है, ईबीसी ओबीसी आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो राजनीति है बिहार में, अगर आप उसमें देखिए कि जो दलितों का एक वोट बैंक है, पासवान ने साबित किया 2024 के चुनाव में कि उनका वोट बैंक उनके साथ है। मेरा सवाल ये है कि जब ये राजनीति हो रही है, तो राहुल गांधी ने जब 2024 के चुनाव में पार्लियामेंट में भाषण दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जैसे अमित शाह ने गिनाया था कि हमने ओबीसी को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो उन्होंने कहा था ये रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए उनको, और ये जो मिल रहा है और जो लोग इसको लेकर खुश हैं वो गफलत में है। और फिर आता है अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र, जिसमें वो आरक्षण की, ठेकेदारी में सब कुछ जगह रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं। ये बात क्या ईबीसी को समझ में आ रही है, जो राहुल गांधी की थियरी है या जो उनका विजन है? मैं ये समझना देखिए, चाह रहा हाँ, क्योंकि देखिए राजनीति और समाज भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सतत विकासमान प्रक्रिया है, एक प्रोग्रेसिव चीज है ये। इसमें लगातार विकास होता रहता है, पॉलिटिक्स में भी और पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में भी, समाज में भी एक गति रहती है, समाज आगे की तरफ जाता है, विकास करता है। तो समझिए कि 90 के दशक में जिन लोगों की लड़ाई, आइडेंटिटी की, अस्मिता की जो लड़ाई लालू यादव ने लड़ी, और जो एक समाज में दमन था फ्यूडल, मतलब जो सामंती ताकतों द्वारा या मनुवादी ताकतों द्वारा जो लोगों को पास बैठने नहीं देते थे, खड़े नहीं होने देते थे, उन्होंने उनको एक आवाज दिया, उनको एक सम्मान दिया, समाज में रिस्पेक्ट दिया। अब वो बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, और आगे बढ़ करके ये हुआ कि पिछले ग्लोबलाइजेशन के बाद 15-20 सालों में इनके अंदर भी एक मिडिल क्लास तैयार हो गया है। तो उस मिडिल क्लास को अब वो बातें, जो बातें 90 के दशक में हो रही थी, या समझिए कि आप 2000 से लेकर के 2010 तक के बीच में, अब उससे आगे की पॉलिटिक्स चाहिए, उससे आगे की बातें चाहिए। वो आगे की बातें क्या है? वो आगे की बातें वही है जो कांग्रेस पार्टी की संकल्प पत्र में आपको दिखाई पड़ती हैं। तो उस तबके तक ये बातें पहुंच रही हैं, रीच आउट, कांग्रेस पार्टी रीच आउट कर रही है, उनको सुनाई पड़ रहा है उस तबके को कि एक आदमी है जो हमारी बातें कर रहा है, एक पार्टी है जो हमारे लिए कुछ प्रोग्राम लेकर के आ रही है। ये पॉलिटिकली कितना फायदेमंद होगा, वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन इस बात की चर्चा अपने आप में सबूत है इस संकल्प पत्र का बनना, कि जिसको कि कंसल्टेशन के बाद बनाया गया था, कि ये बातें समाज में चल रही हैं। अभी पॉलिटिकली कितना असर करेंगी, नहीं करेंगी, जो वोट में बदलेंगी, नहीं बदलेंगी, वोट में बदलने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए वो कितना इफेक्टिवली काम कर पाता है चुनाव के दौरान, वो एक अलग देखने वाली बात होगी। पर चर्चा इसकी जरूर है वहां पर उस समाज में।
चर्चा है, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है चर्चा से ही नैरेटिव बनता है और फिर लोग अपना अच्छा बुरा तय करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने काफी विस्तार से समझाया और आई होप कि बिहार का ये जो चुनाव है ये सिर्फ नीतीश कुमार के लिए निर्णायक नहीं है, बल्कि उस राज्य की राजनीति के लिए भी निर्णायक है। एक नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है अगर चीजें बदलती हैं या फिर जनता का मैंडेट। मैं कोट इन कोट इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग वोट चोरी के भी मामले देख रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया, अपने दर्शकों से मेरी गुजारिश है तो इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।